Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, पंतनगर, उत्तराखंड। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया जिसे हम टर्म कह सकते हैं, वह है कंपटीशन रेशियो। इंटरक्रॉपिंग सिस्टम को असेसमेंट करने के लिए कई पैरामीटर्स होते हैं और उसमें से एक पैरामीटर है वो है कंपटीशन रेशियो। इससे पहले हमने जो पैरामीटर्स डिस्कस किए थे वो थे लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड एंड एग्रेसिविटी। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इन लेक्चर्स को देखिए, तो उन लेक्चर्स के कंटिन्यूशन में ये लेक्चर आपको अच्छा समझ में आएगा। तो इस लेक्चर को समझने से पहले हमको एग्रेसिविटी समझनी होगी कि एग्रेसिविटी क्या है। तो वो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है, आप उस लेक्चर को जरूर देखें। देखिए, एग्रेसिविटी है या कंपटीशन रेशियो है, दीज टर्म्स आर यूज्ड टू नो द कॉम्पिटिटिव एबिलिटी ऑफ क्रॉप्स। तो एग्रेसिविटी से भी हम जान सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एबिलिटी किस क्रॉप की ज़्यादा है, और कंपटीशन रेशियो से भी हम जान सकते हैं। तो जो हमने डिस्कस किया था एग्रेसिविटी में कि अगर हम दो क्रॉप लें A प्लस B इंटरक्रॉपिंग सिस्टम, और इसकी हम जो एग्रेसिविटी निकालते हैं, तो एग्रेसिविटी जानना आपको ज़रूरी है कंपटीशन रेशियो जानने से पहले। तो एग्रेसिविटी में हम ये देखते हैं कि विच क्रॉप इज़ मोर एग्रेसिव मीन्स विच इज़ मोर कॉम्पिटिटिव। तो दो क्रॉप जब इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में ग्रो हो रही हैं तो इनको बोलते हैं कंपोनेंट क्रॉप। कंपोनेंट क्रॉप ए, कंपोनेंट क्रॉप बी। तो किसकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी ज़्यादा है, कौन कंपटीशन को ज़्यादा अच्छी तरह से बियर कर सकती है और यील्ड को प्रोड्यूस कर सकती है, तो ये एग्रेसिविटी इंडिकेट करती है। और एग्रेसिविटी में हम केवल साइन देखते हैं कि प्लस साइन है, माइनस साइन है, या वो उसकी वैल्यू 0 है। अगर प्लस साइन है तो क्रॉप ए ज़्यादा एग्रेसिव है, मतलब मोर कॉम्पिटिटिव एबिलिटी है। अगर साइन माइनस है तो क्रॉप ए लेस कॉम्पिटिटिव है। तो इसके लिए देखिए, जो हमने फार्मूला देखा था, रिकॉल करें इस फार्मूले को, तो ये था YAB डिवाइडेड बाई AA प्योर यील्ड मल्टीप्लाइड बाई इसका जो सोन प्रपोर्शन है माइनस इंटरक्रॉप यील्ड ऑफ क्रॉप B एंड सोल क्रॉप ऑफ B डिवाइडेड बाई सोन प्रपोर्शन ZBA। तो ये हमने देखा था, ये एग्रेसिविटी का ये फार्मूला है। आप उस लेक्चर को जरूर देखें, उसमें न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट मैंने पूरा बताया है कि ये फार्मूला क्यों डेवलप हुआ है। तो यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, उस लेक्चर से आप उसको देखें कैसे डेवलप हुआ। तो अगर देखिए ये क्रॉप ए ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी, तो वैल्यू क्या निकलेगी, पॉजिटिव निकलेगी। अगर मान लीजिए कि इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो ये वैल्यू क्या आएगी, कम हो जाएगी। ये ज़्यादा होगी तो नेगेटिव निकलेगी, तो इसका मतलब ये ज़्यादा एग्रेसिव है, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। तो उसी केस पे हम कहते हैं जो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होती है उसको हम डोमिनेंट क्रॉप कहते हैं, और जो कम कॉम्पिटिटिव होती है उसको हम डोमिनेटेड क्रॉप कहते हैं। अब कंपटीशन रेशियो में जो होता है, यही हम पैरामीटर्स या हम यही टर्म्स यूज़ करते हैं, कंपटीशन रेशियो। एग्रेसिविटी में जो फार्मूला यूज़ किया गया है, जो टर्म्स यूज़ की गई हैं, वही जो टर्म्स हैं कंपटीशन रेशियो में यूज़ की जाती हैं। लेकिन यहाँ जो दो टर्म्स हैं, ये जो दो पैरामीटर्स हैं, डिवाइड किए गए हैं, सॉरी माइनस किए गए हैं, लेकिन कंपटीशन रेशियो में ये जो टर्म्स हैं डिवाइड की जाती हैं। तो ये हो जाएगा YAB, YA सोल यील्ड ऑफ A सोन प्रपोर्शन डिवाइडेड बाई सेकेंड क्रॉप B इंटरक्रॉप यील्ड सोल यील्ड ऑफ कंपोनेंट क्रॉप B एंड सोन प्रपोर्शन ZBA। तो यहाँ देखिए, मैंने पहले क्रॉप A को लिखा है, इंटरक्रॉप A को, तो इसको लिखेंगे कंपटीशन रेशियो ऑफ A ऑन क्रॉप B। तो ये जो टर्म कहलाएगी, ये कहलाएगी कंपटीशन रेशियो ऑफ CR, कंपटीशन रेशियो ऑफ क्रॉप A ऑन क्रॉप B। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CR, इंडिकेशन ऐसे कर सकते हैं A। अगर हमने कंपटीशन रेशियो ऑफ A लिखा है तो हम पहले A क्रॉप को लिखेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे क्रॉप B को। अगर हम इसको लिखें कंपटीशन रेशियो ऑफ B ऑन क्रॉप A, तो ये जो है पहले ये न्यूमरेटर बन जाएगा और ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये आपको जानना है कि एग्रेसिविटी और कंपटीशन रेशियो में जो टर्म्स हैं वो टर्म्स सेम है, बस एग्रेसिविटी में हम माइनस करते हैं और कंपटीशन रेशियो में हम डिवाइड करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए क्रॉप A कॉम्पिटिटिव है, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, ज़्यादा उसकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी है, ज़्यादा यील्ड प्रोड्यूस करती है इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में एज कंपेयर टू क्रॉप B। तो ये वैल्यू ज़्यादा रहेगी। जब ये वैल्यू ज़्यादा रहेगी इससे, तो ये पॉजिटिव आएगी। अब इस केस में देखें कि जब ये वैल्यू ज़्यादा है, मतलब ये न्यूमरेटर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर कम है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, मोर देन 1 आएगी।
और अगर मान लीजिए दोनों बराबर होती हैं यहाँ पे तो एग्रेसिविटी 0 हो जाती है, लेकिन जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो जाएंगे, तो वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। एग्रेसिविटी में क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये वैल्यू ज़्यादा आती तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती, तो ए जो है लेस कॉम्पिटिटिव होती है और बी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होती। उसी केस में जब हम कंपटीशन रेशियो देखते तो ये वैल्यू कम रहती, न्यूमरेटर कम रहता और डिनोमिनेटर ज़्यादा होता तो वैल्यू कम हो जाती। तो इसका मतलब यहाँ जो सी आर की वैल्यू आएगी वो या तो मोर देन 1 आएगी, इक्वल टू 1 आएगी, या लेस देन 1 आएगी। ये आपको समझना पड़ेगा। एग्रेसिविटी में क्या आता है? वैल्यू या तो पॉजिटिव आती है या निगेटिव आती है, 0 आती है। टर्म्स हमको सेम यूज करनी है, केवल अंतर किसका है? उनका सब्सट्रैक्शन का और डिवीजन का है। तो कंपटीशन रेशियो ऑफ क्रॉप ए ऑन क्रॉप बी इज मोर देन ए। इसका मतलब क्या है? ए इज मोर कॉम्पिटिटिव, ए इज मोर कॉम्पिटिटिव। तो हम इसको, ये हमारा इंटरप्रिटेशन आएगा। तो जो वैल्यू आती है, हम वैल्यू ये नहीं देखते कि वैल्यू का मैग्नीट्यूड क्या है, वैल्यू कितनी आई, 1.24 आई या 2.34 आई या 5.67 आई। वैल्यू से इसका कोई मतलब नहीं होता है, मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है, ना तो एग्रेसिविटी में ना ही कंपटीशन रेशियो में। हम केवल देखते हैं कि वैल्यू 1 से ज़्यादा है या नहीं है, इसको हम केवल देखते हैं। अगर देखिए इक्वल टू 1 आई तो बोथ आर इक्वली कॉम्पिटिटिव, बोथ आर इक्वली कॉम्पिटिटिव। और अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा है, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है, न्यूमरेटर की कम है, तो इसका मतलब बी इज मोर कॉम्पिटिटिव, बी इज मोर कॉम्पिटिटिव। इस बात का हमें ध्यान रखना है, हमको वैल्यू पे नहीं देखना है कि वैल्यू का मैग्नीट्यूड कितना है, हमें ये देखना है कि ये मोर देन 1 है या नहीं है। तो देखिए मोर देन 1 है तो ए इज मोर कॉम्पिटिटिव, तो इसका मतलब ए क्या है? डोमिनेंट क्रॉप है, और बी क्या हो जाएगी उस केस में? डोमिनेटेड क्रॉप। सिमिलरली अगर दोनों इक्वल कॉम्पिटिटिव है, इक्वल 1 आ रहा है, तो ना तो कोई डोमिनेंट है ना कोई डोमिनेटेड है। अगर ये लेस देन 1 आ रही है तो बी क्या है? मोर कॉम्पिटिटिव है। तो यहाँ जो बी है डोमिनेंट क्रॉप है, एंड बी इज ए इज डोमिनेटेड क्रॉप। तो आपको अगर एग्रेसिविटी का लेक्चर क्लियर है, इसकी कैलकुलेशंस क्लियर हैं, तो फिर आपको कंपटीशन रेशियो में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए आप एग्रेसिविटी वाला वीडियो जरूर देखिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सिर्फ देखिए इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस है, दोनों ही ये बताते हैं कि कॉम्पिटिटिव एबिलिटी किस क्रॉप की ज़्यादा है, कौन डोमिनेंट है कौन डोमिनेटेड है। लेकिन यहाँ एग्रेसिविटी में जो इंटरप्रिटेशंस हैं, यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन है वो साइन पे डिपेंड करता है कि इसका साइन क्या है, प्लस है, माइनस है, 0 है। और यहाँ जो इंटरप्रिटेशन है उसकी वैल्यू को इन विद रिस्पेक्ट टू 1 देखा जाता है कि 1 से ज़्यादा है या 1 है या लेस देन 1 है। तो इस बात को ध्यान रखें कि हमें वैल्यू का मैग्नीट्यूड नहीं देखना है, हमें केवल ये देखना है कंपटीशन रेशियो में कि 1 से ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। तो इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे तो और हमको अच्छा समझ में आएगा। इसी पे अगर हम देखें थोड़ा सा और हम इसके फार्मूले को दूसरे टर्म्स में बदलें, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो में कन्वर्ट करें, तो देखिए ये जो वैल्यू है ये क्या है? पार्शियल एलईआर है, एलईआर ऑफ क्रॉप ए है, और ये वैल्यू एलईआर ऑफ क्रॉप बी है। तो इसको हम लिख सकते हैं पार्शियल एलईआर को एल ए डिवाइडेड बाई जेड ए बी डिवाइडेड बाई, इसको हम लिख सकते हैं एल बी डिवाइडेड बाई जेड बी ए, या ये फार्मूला ऐसा बन सकता है एल ए डिवाइडेड बाई, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये टर्म्स इंटरचेंज हो जाएंगी, एल बी इंटू जेड बी ए डिवाइडेड बाई जेड ए बी, तो ये सोन प्रपोर्शन में आ जाएगा। तो ये पार्शियल एलईआर है, या एलईआर ऑफ क्रॉप ए एंड एलईआर ऑफ क्रॉप बी। तो एलईआर ए स्मॉल करके ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम एल ए को हम लिख सकते हैं एलईआर ए, ये पार्शियल एलईआर है। तो आपको अगर ये क्लियर नहीं है टर्म्स तो आप लैंड इक्विवेलेंट रेशियो वाला लेक्चर जरूर देखिए, तो इसमें आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया कि कंपटीशन रेशियो हम क्यों यूज करते हैं इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में, जस्ट टू नो विच क्रॉप इज मोर कॉम्पिटिटिव, विच क्रॉप इज डोमिनेंट। ये दोनों जो है काम एग्रेसिविटी और कंपटीशन रेशियो दोनों में ही किया जाता है। फिर से इसको ध्यान से देख लें, यहाँ केवल टर्म्स को माइनस किया जाता है, यहाँ टर्म्स को डिवाइड किया जाता है।
लिखने का तरीका अलग रहता है, यहाँ एग्रेसिविटी ए लिखते हैं, यहाँ CR, यदि स्मॉल a लिखा है तो कंपटीशन रेशियो ऑफ क्रॉप A ऑन क्रॉप B, तो A पहले लिखा है तो पहले A वाले टर्म लिखी जाएंगी, A की इंटरक्रॉप यील्ड से आएगी, बाद में B की आएगी। अगर ये होता CRB कंपटीशन रेशियो ऑफ B, तो पहले हम इस टर्म को रखते, इंटरक्रॉप B को रखते, उसके बाद इस टर्म को रखते। तो ये एक मैंने आपको बताया कि क्या इसका मतलब होता है, क्या इसका इंटरप्रिटेशन है। तो जनरली कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि CRA ग्रेटर देन 1 है तो कौन सी क्रॉप डोमिनेंट है, कौन सी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एबिलिटी है, या कौन सी क्रॉप इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में ज़्यादा यील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो डेफिनेटली जिसकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी ज़्यादा है वही इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में ज़्यादा यील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो अगर आपको इसके टर्म्स पता है तो इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हैं। मोर देन 1 मीन्स मोर कॉम्पिटिटिव, मीन्स मोर यील्डिंग एबिलिटी, मीन्स क्रॉप इज डोमिनेंट ओवर अदर क्रॉप। तो इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तो न्यूमेरिकल से आपको ये और क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स, छोटे से न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, तो ये आपको क्लियर होने चाहिए। तो इन न्यूमेरिकल्स को इस बुक से कर लेते हैं, मैथमेटिकल एग्रीकल्चर कंसेप्ट एंड न्यूमेरिकल्स, ये मैंने लिखी है बुक ये, और ये इसमें लगभग सभी न्यूमेरिकल्स हैं एग्रोनॉमी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अगर आप इस बुक से न्यूमेरिकल करते हैं तो सभी न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें जो चैप्टर है असेसमेंट ऑफ इंटरक्रॉपिंग सिस्टम, उसमें न्यूमेरिकल्स और कंपटीशन रेशियो, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसका। इसमें क्वेश्चन दिया है कि इन एन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम राइस एंड ग्राउंडनट वर सोन इन 3:1 रो रेशियो, राइस प्लस ग्राउंडनट इन 3:1। तो देखिए रिप्लेसमेंट सीरीज में है, 3 रोज राइस की हैं और 1 रो किसकी है, ग्राउंडनट मूंगफली की है। कैलकुलेट कंपटीशन रेशियो ऑफ राइस एंड ग्राउंडनट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इंटरक्रॉप यील्ड ऑफ राइस, इंटरक्रॉप यील्ड ऑफ राइस is equal to 1600 kg per hectare and intercrop yield of groundnut, groundnut जो intercrop में लिया जा रहा है, yield is 400 kg per hectare and sole yield, sole crop लें तो in case of rice yield is 2000 kg per hectare and groundnut yield is 2600 kg per hectare। इसमें हमें पता करना है कि कैलकुलेट कंपटीशन रेशियो, तो कंपटीशन रेशियो जब हम पता करेंगे तो उससे हम पता चलेगा विच क्रॉप इज मोर कॉम्पिटिटिव, किसकी यील्डिंग एबिलिटी इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में ज़्यादा है, कौन सी क्रॉप डोमिनेंट है। तो इसको हम देखें तो इसका अगर हम सोन प्रपोर्शन देखें तो देखिए रो जो रेशियो सम है दैट इज़ 4। तो पहली क्रॉप के लिए देखिए ये राइस के लिए 3 रोज हैं, तो ZAB हो जाएगा 3/4 एंड ZBA 1/4। ये इंटरक्रॉप यील्ड है, इसको हमने A मान लिया है, तो इसको हमने A माना है, इसको हमने B माना है, तो ये YAB ये हो जाएगा YBA इंटरक्रॉप ऑफ यील्ड B इन एसोसिएशन विद A। सोल क्रॉप है AA, यह है YBB। तो हम निकालेंगे कंपटीशन रेशियो ऑफ राइस ऑन ग्राउंडनट। तो इसको हम लिख सकते हैं कि कंपटीशन रेशियो, और हम पहले राइस को रखना चाह रहे हैं तो पहले हमें ऐसे लिखना पड़ेगा कंपटीशन रेशियो ऑफ राइस ऑन ग्राउंडनट। हम कंपटीशन रेशियो ऑफ ग्राउंडनट ऑन राइस भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने ए राइस को माना है तो पहले हम राइस को लिख लेंगे, तो इसको लिखेंगे CR राइस। इसका मतलब कंपटीशन रेशियो राइस का निकाला जा रहा है, इसका मतलब राइस को हमें कहाँ रखना है, न्यूमरेटर में रखना है। अगर हम ग्राउंडनट लिखते तो हम ग्राउंडनट को न्यूमरेटर में रखते। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या है, YAB डिवाइडेड बाई YBB सॉरी YAA, सोल यील्ड इसी की है, सोन प्रपोर्शन किस में किए गए हैं, डिवाइडेड बाई YBA
डिवाइडेड बाई सोल यील्ड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय सोन प्रपोर्शन। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई ए बी की है 1600, सोल यील्ड है 2000, सोन प्रपोर्शन 3/4 राइस क्रॉप का, डिवाइडेड बाई वाई बी ए इंटरक्रॉप यील्ड ग्राउंड नट 400, डिवाइडेड बाय सोल यील्ड ऑफ ग्राउंड नट 2600, सोन प्रपोर्शन 1/4। तो ये जो वैल्यू आएगी, इसको मैं डायरेक्ट मैं बुक से लिख दे रहा हूँ। तो ये जो आएगा, ये वैल्यू आ रही है 1 पॉइंट, आप भी इसको सॉल्व कर देख लीजिएगा, डेसिमल में डिफरेंस हो सकता है, 1.067 ये वैल्यू डिवाइडेड बाई 0.615, तो ये वैल्यू आई 1.735। तो देखिए CR कंपटीशन रेशियो ऑफ राइस ऑन ग्राउंडनट इज 1.735। तो देखिए वैल्यू जो है, हमें ये नहीं देखना कि वैल्यू क्या है, हमें केवल ये देखना है वैल्यू 1 से कम है, ज़्यादा है या इक्वल है। तो यहाँ देखिए CR राइस इज ग्रेटर देन 1, यहाँ मैग्नीट्यूड नहीं देखना, हमें देखना 1 से ज़्यादा है या नहीं है। तो हैंस कंपटीशन रेशियो अगर हम देखें, अगर केवल कंपटीशन रेशियो पूछते हैं तो उसकी वैल्यू क्या है 1.735। और अगर हम इसका इंटरप्रिटेशन देखें, CR कंपटीशन रेशियो ऑफ राइस ऑन ग्राउंडनट इज मोर देन 1, सो राइस इज मोर कॉम्पिटिटिव देन ग्राउंडनट। तो ये इसका इंटरप्रिटेशन हुआ, और क्या इसकी वैल्यू आई ये हमको पता चला। तो ये आपको पता चल गया कि किस तरह से हम कंपटीशन रेशियो की कैलकुलेशन करते हैं। तो एग्रेसिविटी वाला लेक्चर आप जरूर देखिए। एग्रेसिविटी और कंपटीशन रेशियो में यही कॉमननेस है कि दोनों ही कॉम्पिटिटिव एबिलिटी बताते हैं। डिफरेंस ये है कि एग्रेसिविटी जो इंटरप्रिटेशन है वो साइन बेसिस पे है कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, और जो कंपटीशन रेशियो है वो 1 के बेसिस पे है कि वैल्यू 1 लेस देन 1, इक्वल टू 1 और मोर देन 1। तो इससे हम एग्रेसिविटी भी निकाल सकते हैं। अगर इन दोनों वैल्यू को माइनस कर देते हैं हम, 1.076 से माइनस 0.615 कर देते तो वैल्यू देखो पॉजिटिव में आती, तो एग्रेसिविटी होती। तो हम ये कहते हैं कि राइस इज मोर एग्रेसिव, मीन्स मोर कॉम्पिटिटिव देन ग्राउंडनट। तो दोनों का इंटरप्रिटेशन की जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन जो कंक्लूजन है वो सेम है। सेम कंक्लूजन यही है कि राइस इज मोर कॉम्पिटिटिव देन ग्राउंडनट। तो ये मैंने आपको एक न्यूमेरिकल बताया कि किस तरह से कर सकते हैं, और LER बेसिस पे वैल्यू दी जा सकती है, उस पर भी न्यूमेरिकल पूछा सकता है। तो इस बुक से वो न्यूमेरिकल्स आप बाकी दूसरे कर सकते हैं। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा कि क्यों हम कंपटीशन रेशियो की कैलकुलेशन करते हैं, इससे हमें क्या पता चलता है और कैसे पता चलता है। तो कंपटीशन रेशियो ऑफ अगर आपको ग्राउंडनट निकालना हो तो इसकी वैल्यू हम पहले रखेंगे, मतलब 0.615 डिवाइडेड बाय 1.067। तो वैल्यू क्या आएगी, देखिए लेस देन 1 हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू कम है, ये ज़्यादा है, तो इसमें से ये डिवाइड करेंगे हम, तो लेस देन 1 हो जाएगा। तो लेस देन 1 हो जाएगा तो इसका मतलब ग्राउंडनट इज लेस कॉम्पिटिटिव देन राइस। तो ये कंक्लूजन आएगा। बात वही हुई कि राइस ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। तो ये लेक्चर आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और स्टूडेंट्स का शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।